Hello, mic test. Hi smart people, how are you all? You are most welcome to this session और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नया चैप्टर हमारी सीरीज़ का, दैट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके 30 क्वेश्चंस के आज के सेशन के दौरान एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चंस 100 डेज सीरीज, राइट। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड एज यू नो द रूल ऑफ द क्लास, हमारी क्लास में हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन आपको ज़ोरों शोरों से लगाना है, राइट। तो सबसे पहले सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हर सवाल के बाद उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपका चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज होता हुआ चले और हमारे सवाल भी हमसे बनते हुए चले, राइट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमंस एंड एडल्ट फ्रॉग। तो अगर एक फ्रॉग की बात की जाए और एक हम ह्यूमंस है ना, वी सुपर ह्यूमंस हमारी बात की जाए तो हमें क्या कॉमन चीज़ें हैं, राइट। तो वैसे देखो एवोल्यूशन में हम जानते हैं, एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं ना मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, राइट। तो ऐसी यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन चीज़ें हम दोनों में देखने को मिलेंगी, दैट्स अबाउट द एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सर ये डुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने वेस्ट को दो अलग अलग फॉर्म्स में निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका जो अर्थवॉर्म है, राइट, जो अर्थवॉर्म होता है ना वो अपना वेस्ट दो तरीके से निकाल सकता है। हो सकता है कि वो अपना वेस्ट जो है वो यूरिया की फॉर्म में निकाल रहा हो या अमोनिया की फॉर्म में निकाल रहा हो। सर ये कैसे हो सकता है? तो देखो जब आपके जो ये है ना दैट इज अर्थवॉर्म। सो अर्थवॉर्म क्या करता है, जब उसके पास एक्सेसिव वाटर इसके सराउंडिंग में होता है ना, तो उस एक्सेसिव या व्हेनेवर इट हैज़ एक्सेस वाटर इन इट्स सराउंडिंग, सो उस दौरान क्या करता है, ये अपनी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब पानी की कमी होगी, लैक ऑफ वाटर, सो उस दौरान क्या करेगा, ये अपनी बॉडी में से अमोनिया ना निकाल के यूरिया निकालना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज आप जानते हैं कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है एज कम्पेयर टू यूरिया, राइट। तो इसे हम कहते हैं डुअल ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे अगर हम बात की जाए हम ह्यूमंस के बारे में, फ्रॉग के बारे में, तो हमारे ह्यूमंस और फ्रॉग के बीच में क्या है, एक कॉमन चीज़ है कि हम दोनों ही यूरिया बाहर निकालते हैं एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार जो फ्रॉग होता है वो सिर्फ यूरिया ना निकाल के वो अपनी लार्वल स्टेज में, जो उसकी टेडपोल की स्टेज होती है ना, उस टेडपोल में ये क्या बाहर निकाल सकता है, साथ में ये अमोनिया भी निकालता है। तो यू कैन काउंट इट एज अ डुअल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, फाइन। बिकॉज ये अपने एडल्ट स्टेज में कुछ और बाहर निकाल रहा है और अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कुछ और निकाल रहा है, लार्वल स्टेज में। तो वी कैन से द क्वेश्चन विच इज टेलिंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक कॉमन थिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो 4 चैम्बर्स नहीं, आप जानते हैं कि जो आपके फ्रॉग्स होते हैं दे आर एम्फीबियंस एंड दे हैव 3 चैम्बर हार्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं, फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है। इसके अलावा न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, हमारे पास न्यूक्लिएटेड आरबीसीज नहीं होती हैं। बट हाँ, लास्ट ऑप्शन सही डिफाइन कर रहा है कि यार ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, फाइन। So hopefully you understood the answer of this question. Let's move on to the second question. Telling you uricotelic mode of excreting nitrogenous waste is found in. तो यूरिकोटेलिक है ना, आप जानते हैं 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। एक होता है अमोनोटेलिक, डेंजरस। सेकंड होता है हमारे पास यूरियोटेलिक विच इज़ मॉडरेट, है ना। एंड तीसरा होता है यूरिकोटेलिक विच इज़ ईजी, टेक इट ईजी, राइट। तो जो आपके पास यूरिकोटेलिक है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो मैं आपको सभी एग्जाम्पल्स बता देता हूँ यूरिकोटेलिक के। सॉल्यूशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं जो यूरिकोटेलिक होते हैं ना, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिनके पास शेल्ड होती है, लाइक जो एग को ले करते हैं ना। तो लॉजिक भी है इसके पीछे का, आप जानते हैं कि इफ दिस इज एन एग और इसके अंदर कौन है, एक छोटा सा एम्ब्रियो है, तो क्या होगा कि यार वो एम्ब्रियो के पास कोई और सोर्स तो है नहीं अपने वेस्ट को बाहर निकालने का, तो वो अपना वेस्ट अपनी सराउंडिंग में ही रखेगा। अब सोचो अगर ये वेस्ट अमोनिया हो जाए तो बाप रे, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, ये तो इसको मार देगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए सबसे लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट को ये चूज करते हैं विच इज यूरिक एसिड, फाइन। तो वी कैन से जो आपके शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स हो गए, है ना भाई, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, राइट। इसके अलावा हम कह सकते हैं आपके जो बर्ड्स हो गए, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा आप कह सकते हो कि इंसेक्ट्स हो गए, फाइन। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या होते हैं, दे आर बेसिकली यूरिकोटेलिक। एंड ऑप्शंस में भी अगर बात की जाए तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों ही कैसे होंगे, ये दोनों ही अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, मगर इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, फाइन।
बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपसे, बाकी ऑप्शन कह रहे हैं कि जो आपके बर्ड्स एंड एनालिट्स हैं, इसमें से बर्ड्स तो ठीक है, लेकिन जो एनालिट्स होते हैं ये अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, है ना, एंड दैट टू विद विच स्ट्रक्चर, विच नेफ्रेडिया, राइट। तो ये ऑप्शन में गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट कह रहा है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो आपको पता है एम्फीबियंस जो है ये अपना वेस्ट निकाल सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, बाकी रेप्टाइल्स जो है वो ठीक है, लेकिन एम्फीबियंस का श्योर नहीं है। इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस, अगेन एम्फीबियंस नहीं होगा, राइट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिए खुद से, फिर साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए कह रहा है यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो आपका जो यूरिक एसिड है वो एक सबसे मेन नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इनमें से कौन से एनिमल का? इज दिस कॉकरोच, इज दिस मैन, इज दिस फ्रॉग या फिर अर्थवर्म? तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। होपफुली खुद से अटेम्प्ट किया होगा, राइट। जो आपका ए ऑप्शन कह रहा है विच इज अर्थवर्म, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया जो अर्थवर्म है दैट इज एन डुअल ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स सर अगर ये एक डुअल ऑर्गेनिज्म है तो हम कह सकते हैं कि यार ये अपना वेस्ट दो अलग अलग फॉर्म्स में निकाल रहा होगा, एंड दैट टू यू नो दैट इज यूरिया एंड अमोनिया, राइट। सेकेंड अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो बी आपसे कह रहा है कॉकरोच। अब आप जानते हैं कॉकरोचेस क्या होते हैं, दे आर इंसेक्ट, एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं दे बेसिकली एक्ट एज दे कैन जस्ट एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड, दे कैन एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप जानते हैं मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, साथ में कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कि हिप्पोयूरिक एसिड हो गया, है ना, क्रिएटिन हो गया, इसके अलावा तो दीज आर ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट दैट वी एक्सक्रीट आउट। इसके अलावा फ्रॉग जो है वो भी क्या एक डुअल ऑर्गेनिज्म होता है, फाइन। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, सेइंग इन ऑर्थनाइन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्थनाइन साइकिल, दिस इज द न्यू क्वेश्चन, राइट। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर ऑर्थनाइन साइकिल को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, दैट इज नॉट इन द सिलेबस, मगर हाँ इसका नाम जरूर ले दिया गया है। आप जानते हैं एनसीईआरटी तो है ही ऐसी, वो कॉन्सेप्ट सिखाती नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स के नाम दे के छोड़ देती है, जंपिंग जपाक जंपक, है ना, तो ऐसे वो जंप करती रहती है कॉन्सेप्ट्स पे। बट वेल हम अगर इस सवाल की बात करना चाहें और आंसर निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि यार ऑर्निथिन साइकिल जो है कहाँ परफॉर्म होती है। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे बन सकता है दैट इज ऑर्निथिन साइकिल जो है ये कहाँ परफॉर्म की जाती है, तो ये होती है आपके लिवर के अंदर, है ना। और ये क्या करती है, लिवर के अंदर ये आपकी जो बॉडी के अंदर वेस्ट हैं जैसे कि CO2 हो गया, जैसे कि अमोनिया हो गया, ये इनको कन्वर्ट करती है यूरिया के अंदर, और फिर इसको ब्लड में डाल के किडनी तक पहुंचाया जाएगा ताकि किडनी से इसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके। सो दिस साइकिल, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली डन बाय विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्निथिन साइकिल, राइट, with the help of ornithine cycle. Hopefully you got the answer. देखें तो कौन कौन से वेस्ट हैं जो कि इस ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, दैट इज योर CO2 एंड अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खुद से, पांचवा सवाल, करेक्ट टू एग्जाम्पल्स इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ऐसे दो एग्जाम्पल्स बताइए जिसमें यूरिक एसिड इन लाइक बॉडी से बाहर निकाला जाता है एज अ वेस्ट। सर ये सवाल हमने पहले भी किया था, वापस क्यों लाए, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शंस अलग अलग हैं, और जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवीजन हो पाएगा कि यार कौन सा एनिमल किस तरह का वेस्ट निकालता है। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ये कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस ये नहीं थे ना मेंशन, और ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स डिस्कस हियर। तो अगर हम बात करें यूरिक एसिड तो हमें आंसर तो बॉस पता है ना, आंसर क्या होगा, दैट इज बर्ड एंड लिजार्ड, क्योंकि बर्ड्स हो गए और लिजार्ड्स हो गए, है ना। ऑप्शन नंबर ए में बर्ड्स आ जाएंगे एंड लिजार्ड, और आप जानते हैं लिजार्ड क्या होती है, एक रेप्टाइल होता है। तो ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही अपने वेस्ट को बाहर निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, एंड दैट टू बी द आंसर। बट मैं आपको इस सवाल के दौरान कुछ और नई बातें सिखाना चाहता हूं, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ये जो होती हैं ये अपनी बॉडी से यूरिया बाहर निकालती हैं। हम आज तक जानते आए हैं कि यार जो आपकी फिशेस होती हैं वो यूरिया बाहर निकालती हैं, लेकिन सारी फिशेस नहीं, ये किसी ने नहीं सिखाया हमें, राइट। जो बोनी फिशेस होती हैं ये अपनी बॉडी से अमोनिया बाहर निकालती हैं। सॉरी, हम अमोनिया पढ़ते आए हैं बिकॉज दे आर एक्वेटिक इन नेचर, तो ये इनके पास दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, तो ये पानी की मदद से अपने वेस्ट को बाहर निकालेंगे, दैट मीन्स अमोनिया। बट वी स्टिल हैव सम काइंड ऑफ फिशेस विच एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया ऑल्सो, फाइन। बाकी आप जानते हैं फ्रॉग एंड इंसेक्ट जो होगा ये यूरिक एसिड करेगा, फ्रॉग जो है यूरिया करेगा, मैमल एंड मोलस्क में से मैमल जो है यूरिया करेंगे और मोलस्क जो है ये अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, फाइन। होपफुली यू गॉट द आंसर। तो अगर यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट बना के लिखना हो तो नोट पॉइंट क्या होगा,
कि जो आपकी फिशेस होती हैं, अब फिशेस वी हैव टू टाइप्स, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस एंड सेकेंड वी हैव बोनी फिशेस। बोनी में आपके आ जाएंगे जैसे कि नीमो, जैसे कि आपकी गोल्ड फिश। कार्टिलेजस में आपके आ जाएंगे शार्क्स, राइट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज एक्चुअली यूरिया, सो दे आर यूरियोटेलिक एंड दे आर अमोनोटेलिक। Fine. Hopefully you got the answer of this question and now we can just move on to the next question. Done है भाई, next पे आ जाओ, 6th question. Read the question by yourself, है ना। Pause the video, attempt it by yourself. नहीं करोगे तो पता है तुम्हें, है ना। तो nitrogenous waste produce और the products are eliminated mainly as, तो जो nitrogenous waste होता है वो mainly किस form में excrete out होता है in the case of frog, because सारे options frog के बारे में ही है। तो यूरिया इन टेडपोल, अमोनिया इन एडल्ट फ्रॉग, अमोनिया इन टेडपोल, यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, यूरिया बोथ टेडपोल एंड एडल्ट, या यूरिया टेडपोल एंड यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एडल्ट लाइक फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। तो ऑप्शंस ऑल दो कन्फ्यूजिंग है, मैं आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ एंड देन अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। पहली बात तो इसका बच्चों को पता नहीं होता है, तो आंसर आप जान लोगे। आंसर पता भी लग गया तो भी ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग है, तो बड़े ध्यान से आपको ऑप्शन को मैच आउट करना है, राइट। चलिए देखते हैं, क्योंकि सवाल जितना ज़्यादा आना ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यार सवाल आप कर कैसे रहे हो, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बात कीजिए अगर फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग इज एन डुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है सर, इट्स एन डुअल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कौन कौन सा है, तो अगर इसके एम्ब्रियोनिक या लार्वल स्टेज की बात करें और दूसरा एडल्ट फॉर्म की बात करें, तो लार्वल स्टेज में ये एक्सक्रीट आउट करता है क्या, अमोनिया, बिकॉज लार्वल स्टेज लिव्स इनसाइड द वाटर, और एडल्ट स्टेज में ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है। फाइन, नाउ अकॉर्डिंगली यू कैन मैच द आंसर एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, ऑप्शन नंबर बी। फाइन, 7th क्वेश्चन, डू इट बाय योरसेल्फ, देखिए एक बार फिर करेंगे साथ में, है ना। कह रहे विच वन ऑफ द 4 पार्ट्स मेंशन बिलो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस टिब्यूल। नाउ ये सवाल आता है आपका किसके, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। नेफ्रॉन इज व्हाट, दैट्स अ बेसिक यूनिट, राइट। तो अगर बात की जाए तो जो यूरिनिफेरस टिब्यूल है, इसमें इनमें से कौन सा वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो इट्स लाइक दिस इज द बोमेंस कैप्सूल एंड शेयर वी हैव दिस पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर इसी में क्या होता है आगे जाके ये फॉर्म करती है लूप ऑफ हैनले। दिस लूप ऑफ हैनले देन अदर फॉर्म्स व्हाट, डीसीटी, और फिर आएगी आपकी कलेक्टिंग ट्यूब, राइट। फिर आएगी आपकी कनेक्टिंग ट्यूब। तो आपको पता है कि हर एक चीज क्या होती है, ये है आपकी कलेक्टिंग ट्यूब। यहां पे बच्चे मिस कर देते हैं इस बात को, ये है कलेक्टिंग ट्यूब, और बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब जो है ये मिलके आगे जाके क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी आपकी कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन, इंस्टेड कलेक्टिंग ट्यूब कैन बी द पार्ट। लेकिन जब मल्टीपल ट्यूब्यूल्स जुड़ेंगी तब जाके आपकी डक्ट बनेगी, और डक्ट जो है वो एक नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो वी कैन से मैनी और वी कैन से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, many collecting tubules joins to form what, they joins to form collecting duct, collecting duct. Fine, so this is the correct answer for this question. Let's move on to the next question. Question number 8, saying that the net pressure gradient that causes the fluid to filter out from glomerulus into the capsule is what. So question काफी अच्छा है। ये सवाल बच्चों को पता है कि यार ये सवाल आना होता है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मगर अगेन उनके अंदर का जो बैठा होता है ना कि नहीं मुझे तो नहीं करना, ये तो मुश्किल है, तो इट्स लाइक बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जनरली, है ना, इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। बट इस पर सवाल जब मन की आता है तो अच्छों की रूह कांप जाती है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें सवाल के जवाब की, तो आप पहले खुद से एक बार शांति से पॉज करके अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये सवाल एक अच्छा सवाल है, राइट। लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। अब देखो, ये सवाल है आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टॉपिक को लेके।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपको पता है कि देयर आर मल्टीपल प्रेशर्स जो एक्ट करते हैं नेफ्रॉन में, और उस तरीके से आपका जो ब्लड है उसमें से फ्लूइड फिल्टर आउट होके यूरिन में कन्वर्ट होता है, राइट। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो लाइक दिस इज द नेफ्रॉन एंड देन वी हैव दिस पीसीटी, एंड ऊपर क्या होगा, वी विल बी हैविंग द ग्लोमेरुलस, जिसमें से आने वाली एफरेंट आर्टेरियोल फिर नीचे आपके पास बन जाएंगी ये इस तरीके से, एंड जाने वाली इफरेंट जो थोड़ी पतली होती है, राइट। एंड शेयर यू विल बी हैविंग द ग्लोमेरुलस। तो देखो अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं कौन कौन से प्रेशर्स एक्ट करते हैं, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, राइट। तो वी कैन से कि सबसे पहला प्रेशर जो बनेगा वो बनेगा इसकी वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। व्हाट इज दिस GHP? GHP इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इस प्रेशर की वैल्यू होती है 60 to 65 mm of Hg. So this much pressure is generated by the blood or we can say glomerular hydrostatic pressure. तो आपके पास जो यहाँ पे ब्लड है ग्लोमेरुलस के अंदर, उसमें जो वाटर होगा उस वाटर की वजह से एक प्रेशर बन रहा है। और वैसे प्रेशर बन क्यों रहा है, सोच के देखो, प्रेशर बन क्यों रहा है? बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि यार आने वाली जो ब्लड वेसल है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, जाने वाले की कम है, इस वजह से यहाँ पे बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट बन चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ग्रेडियंट यू कैन सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर। तो वी कैन से दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, सही है। सेकेंड प्रेशर जो बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपके ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ये हो गया आपका पहला प्रेशर। सेकेंड प्रेशर बनने वाला है यहाँ पे जिसे आप कहते हो ब्लड कॉलोइडल प्रेशर, BCP। फाइन, सेकंड भी है ब्लड कॉलोइडल प्रेशर। ये क्यों बनता है? क्योंकि देखो जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो फिल्टर होकर आपके ग्लोमेरुलस में आ चुका है ना, उस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी हैं। आप जानते हैं ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, दे हैव मल्टीपल प्रोटीन्स। तो और वो प्रोटीन्स किस फॉर्म में होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं आपके कॉलोइडल फॉर्म में। दैट इज वाई द नेम इज गिवन ब्लड कॉलोइडल प्रेशर या ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइन, तो समझ में आया आपको ये दूसरा वाला प्रेशर क्यों बन रहा है, BCOP, विच इज ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज बिकॉज कि जो फिल्ट्रेट नीचे आया है उस फिल्ट्रेट में प्रोटीन्स भी हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं जो कॉलोइडल फॉर्म में प्रेजेंट है वो एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं विच इज अ ऑपोजिट प्रेशर। फाइन, सो वो आपके पास होगा BCOP, एंड उसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 30 से लेके 32 mm ऑफ Hg। फाइन, ये हो गया आपका सेकेंड प्रेशर। ठीक है सर। तीसरा प्रेशर कहाँ लगता है आपका? तीसरा प्रेशर भी आपके बोमन्स कैप्सूल में बनेगा, जो कि एक अगेन नेगेटिव प्रेशर होगा जो ओपोज करेगा इस ब्लड को नीचे आने से, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्यों बन रहा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? आप जानते हैं कि इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर काफी सारा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। अब वो फ्लूइड के इकट्ठा होने की वजह से वो ओपोज करेगा बाकी फ्लूइड को एंट्री लेने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कॉलोइड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज इक्वल्स टू 10 to 12 mm ऑफ Hg। ये इसकी वैल्यू हो जाती है। अब अगर हम चाहें कि यार एक बार नेट फिल्ट्रेट प्रेशर हम निकालना चाहें कि भाई ओवरऑल नेट प्रेशर कितना लग रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है आपका 60, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है आपका 30 + 10, तो वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 20 बच गया आपका, है ना। तो वी कैन से अगर नेट प्रेशर हमें निकालना हो, इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट नेट प्रेशर ग्रेडियंट, सो आपका नेट प्रेशर ग्रेडियंट जो निकल के आएगा ना, दैट विल बी इक्वल्स टू आप GHP दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए BCOP ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और साथ में CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं GHP जो होगा वो कितना होगा, 60 ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू लेके चल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और BCPO की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 30, और CHP की 10, कितना आ गया आपका 60 - 40 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो 20 mm ऑफ Hg, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेशर विच यू कैन सी, जो कि नेट प्रेशर ग्रेडियंट आपके पास निकल के आया है। फाइन, तो इतना नेट प्रेशर लगता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ओनली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म इज एक्चुअली वर्किंग। ठीक है,
तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि आंसर मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, मगर मुझे लगा कि यार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया। फाइन, आइए अब आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी वाली बात सही है। तो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन मैंने क्यों रखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑप्शंस देखो ध्यान से, ऑप्शंस अगेन कंफ्यूजिंग है सारी के सारी, है ना। तो वही है, टाइम प्रेशर आएगा उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप ऑप्शंस फिर गलत कर दोगे, तो इससे बेटर है यहाँ गलत कर लो। मतलब गलत तो नहीं करना है ना, ट्राई योर बेस्ट। तो इफ दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, वी हैव दिस पीसीटी हियर, दिस पीसीटी फॉर्म्स व्हाट, लूप ऑफ हेनले, लेकिन कौन सा वाला, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन इट हैज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन इट फॉर्म्स व्हाट, डीसीटी, और फिर लास्ट में आएगी कलेक्टिंग ट्यूब। फाइन, तो वी कैन से ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, दिस इज descending limb of loop of Henle and this is ascending limb, ascending limb of loop of Henle। फाइन, तो अगर इसकी बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, क्या ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए, नहीं। आप जानते हैं ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, मतलब यहां से आप वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। और जो असेंडिंग वाली है वो NaCl का करवा सकते हो आप वहां से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला गलत हो गया। सेकंड कह रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, क्या असेंडिंग वाली पानी को जान देगी, नहीं जान देगी, ये भी गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जो डिसेंडिंग वाली है क्या ये NaCl को जान देगी, नहीं जान देगी, ये भी गलत है। लास्ट कह रहा है जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ना, इट इज परमिएबल इम्परमिएबल टू वाटर, ये सही है कि ऊपर वाली जो जाने वाली है वो वाटर को अलाउ नहीं करेगी, विच इज द करेक्ट आंसर। फाइन, सो डी इज द करेक्ट। 10 देखो भाई क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। आपके नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट है जिससे आप सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। देखें तो देखो डायग्राम को वापस तो मैं क्या ही बनाऊं, आपको पता है डीसीटी जो होता है आपका, राइट, वी हैव द डीसीटी हियर, दैट इज डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ना, दिस इज द पार्ट जहां पे आपके दो तरह के हार्मोन्स एक्ट करते हैं, एक है आपका एल्डोस्टेरॉन और एक आपका एडीएच, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये आपके डीसीटी में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, जिसमें से जो आपका एडीएच होगा वो डायरेक्ट करवा सकता है, इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग, वो एकदम करवा लेगा, खींच लेगा खुलेआम। लेकिन जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो पहले सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है, सोडियम के पीछे पीछे पानी आता है और पोटेशियम सिक्रीट करता रहता है, ताकि आयोनिक बैलेंस इम्बैलेंस ना हो जाए। फाइन, तो वी कैन से दो हार्मोन्स काम करते हैं किस पे, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, जिससे कि आपका सोडियम या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे काम करेगा आपका एल्डोस्टेरॉन विच इज रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना, और ये क्या करेगा, ये आपके सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा विद वाटर फॉलोड बाय वाटर, जिसके पीछे पीछे क्या होगा, पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, फॉलोड बाय वाटर, बट इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम। तो पहले पोटेशियम को सिक्रीट करेगा और वहां से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ताकि आयोनिक बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस ना हो जाए। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज डीसीटी। नेक्स्ट बात करते हैं, बताइए, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। अगर आपने पूरा का पूरा पीसीटी ही निकाल डाला तो बताओ नेफ्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, नेफ्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा। इट्स लाइक कि आपने नीट एग्जामिनेशन में से बायो ही निकाल दी, तो नीट पे क्या फर्क पड़ेगा, वही पड़ेगा जो इस सवाल पे पड़ेगा भाई, है ना। अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यार इफ पीसीटी जो होती है ऐसा काम क्या होता है, पहले काम देखते हैं। तो अगर इसको रिमूव कर देंगे तो देख लेंगे भाई क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो पीसीटी का काम क्या होता है, ये आपके पास 80 से 85 रीअब्जॉर्प्शन करवाती है ना। आपके पूरे नेफ्रॉन में जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहां से होता है, पीसीटी से होता है, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। ओके सर, क्या क्या रीअब्जॉर्ब करवाते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो आपका इसका रीअब्जॉर्प्शन करवाती है पहले ग्लूकोज एंड साथ में आप कह सकते हो आपके अमाइनो एसिड,
है ना, ये आपके 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके सर। सेकेंड अगर हम बात करें, आपके पास जो सोडियम है ना, एंड जो पोटेशियम है, ये भी आपके 70 से लेके 75% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मगर एक्टिव है मतलब एटीपी का इस्तेमाल तो होगा सर। ओके। तीसरा ये रीएब्जॉर्ब करवा सकते हैं आपके यू कैन से HCO3 नेगेटिव, इनका रीएब्जॉर्प्शन करवा लेंगे। और कितना, सेम 70 से लेके 75%, बट दैट टू आप जानते हैं ये होगा आपका पैसिवली, ये होगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ये होगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में आप जानते हैं वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 80%, एंड वो आप जानते हैं कैसे होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, ये भी पैसिवली होगा, मतलब ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस ना, तो ये भी पैसिवली होगा। फाइन। तो दीज आर द रीएब्जॉर्प्शन मेथड। अब आप सोचो अगर पीसीटी को रिमूव ही कर दिया गया तो आपको पता है मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वो वाटर जो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा मतलब वो एज इट इज यूरिन में पास होगा, तो आपका यूरिन हाईली डाइल्यूटेड होने वाला है विच इज अगेन अ बैड थिंग फॉर योर बॉडी। ओके, आपका बॉडी पानी लूज नहीं करना चाहती, और अगर ये नहीं होगा तो मैक्सिमम वाटर तो ऐसे निकल जाएगा बॉडी में से। तो वी कैन से मोर डाइल्यूटेड यूरिन यू विल बी गेटिंग इन द केस ऑफ अगर पीसीटी को निकाल दिया गया तो। फाइन। 12th क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। ह्यूमन नेफ्रॉन में यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, बताओ कौन सा वाला फंक्शन जो है ना वो नेफ्रॉन को लेके सही है, राइट। तो अगर देखा जाए सॉल्यूशन के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, सोचो सोचो भाई। तो कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन करा, तो एक काम करते हैं रीड करना स्टार्ट करते हैं, देन ओनली वी कैन गेट द आंसर, राइट। तो पहला कह रहा है डीसीटी जो होता है वो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है पोटेशियम का इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। क्या पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा या सिक्रेशन होगा, सोच के देखो, सोच के देखो। आपको पता है सोडियम के एक्सचेंज में पोटेशियम का सिक्रेशन होता है ना कि रीएब्जॉर्प्शन। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए जो ये बोल रहा है ना, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती ये है कि पोटेशियम का तो सिक्रेशन होता है और सोडियम का होता है भाई रीएब्जॉर्प्शन। और सवाल में हमें बताना है कौन सा वाला सही है, ये तो गलत है, राइट, ये गलत हो गया यहाँ से। नेक्स्ट कह रहा है हेनले जो लूप होता है, लूप ऑफ हेनले, मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये भी गलत है, आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लाइक वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा या फिर आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाएगा, ये काम होता है आपके लूप ऑफ हेनले का, ना कि मोस्ट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ये गलत हो जाएगा यहाँ से। तो वी कैन से सेकंड ऑप्शन जो आपसे बोल रहा है उसमें आप जानते हैं जो लूप ऑफ हेनले है उसका काम होता है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाए, कॉन्सेंट्रेटेड बनाए, ना कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है पोडोसाइट। पोडोसाइट्स क्या होती है अगर आपको याद हो तो, इफ दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, तो इस बोमेंस कैप्सूल में अगर ऊपर से कौन आ रही होंगी, ग्लोमेरुलस आ रहा होगा ना, एफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट आर्टेरियोल, एंड यहाँ बन जाएगा ग्लोमेरुलस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल की जो इनर मोस्ट लेयर है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, अंदर वाली को आप कहते हो विसरल लेयर, बाहर वाली को आप कहते हो पैराइटल लेयर। जो विसरल लेयर है उसके पास पाई जाती हैं पोडोसाइट सेल्स, और बाहर वाली जो है उसके पास पाई जाती हैं सिंपल स्क्वैमस, और वी कैन से हाँ सिंपल स्क्वैमस। तो यहाँ लगी होंगी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये क्या है ब्लू कलर से, दीज आर पोडोसाइट। और आप जानते हैं जो पोडोसाइट होती है ना, यही दो पोडोसाइट के बीच में जो आप गैप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लिट पोर। और इसी की मदद से क्या होता है कि आपका जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, उस फिल्ट्रेशन से जो वाटर है वो नीचे आ पाएगा। ये जो भी फ्लूइड आ रहा है, प्लाज्मा जो फिल्टर होकर आ रहा है, वो यहीं से नीचे आएगा, किसकी मदद से, स्लिट पोर्स की मदद से। तो स्लिट पोर को बनाना काम किसका होता है, आपके पोडोसाइट्स का, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोडोसाइट्स हैं दे आर द क्रिएट माइन्यूट स्पेस कॉल्ड एज स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमेंस कैप्सूल। बिल्कुल सही है ना। तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, असर्शन रीजनिंग है, तो पहले खुद से ही पढ़ना है, उसके बाद आंसर देखेंगे आप सब लोग।
है ना। चलिए देखें आंसर, कर लिया अटैम्प्ट, मुझे पता तुमने नहीं किया है ना, चुपचाप कर लो इसको, ठीक है। तो ओपन, जस्ट पॉज द वीडियो, टेक अ नोटबुक, है ना, और हो जाओ शुरू। कह रहा है असर्शन कह रहा है द रीनल फ्लूइड बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड व्हेन इट फ्लो डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जब आपका जो फ्लूइड है, जब वो लूप ऑफ हेनले से नीचे जा रहा होगा ना, जब आपका फ्लूइड जो है वो अगर को नीचे जा रहा है, ठीक है, सो रीनल फ्लूइड बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड। तो सही बात है कि जैसे जैसे आपका फ्लूइड नीचे जाएगा, उस केस में क्या होगा कि आपका वाटर तो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और जब यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका रीनल फ्लूइड है, इट इज बिकमिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड। रीनल फ्लूइड जो है वो आपका कैसा हो रहा है, वो आपका बन रहा है मोर कॉन्सेंट्रेटेड। राइट, आगे वो कह रहा है कि टुवर्ड्स द इनर मेडुला बट इट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एट इट एज इट मूव्स फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स। तो जैसे से ऊपर जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। वो बात भी सही है, बिकॉज इस दौरान क्या हो रहा है, इसमें से आपके NaCl को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो अगर सॉल्यूट को ही बाहर निकाल लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगी ना। तो वी कैन से कि यहाँ पे जो रिनल फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम हो रही है। सो वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, राइट। तो भाई असर्शन तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रीएब्जॉर्ब्स द वाटर, ये पानी को रीएब्जॉर्ब करती है डिसेंडिंग वाली, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, मगर सॉल्ट के लिए परमिएबल है, ये भी सही है। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, एंड ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, आप चाहें तो बिकॉज लगा के चेक कर सकते हैं। फाइन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू। तो अगर ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन करवाना है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो आप देख सकते हैं पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है ये 100% रीएब्जॉर्ब होंगे पीसीटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो वी कैन से इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी वेरी इजी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मगर एक्टिव में भी कौन सा वाला, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर सवाल को चेंज करना होता, अगर मैं आपका एग्जामिनर होता तो मैं क्या करता, मैं ये चिद्दू बुद्दू से ऑप्शंस नहीं देता, मैं आपको ऑप्शंस देता लाइक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे वाले। तो उसमें से भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फाइन, आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 क्वेश्चन सेइंग दैट ब्रश वाटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग ट्यूब, पीसीटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ब्रश वाटर सेल्स जो है ये आपकी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, दो जगह पाई जाती है। एक तो आपके इंटेस्टाइन में, वहाँ पे आप जानते हैं कि विलाय पाई जाती है ना, माइक्रो विलाय। और अगर बात की जाए नेफ्रॉन के अंदर भी आपको ब्रश वाटर एपिथेलियम देखने को मिलेंगी। तो इफ दिस इज द नेफ्रॉन, जिसमें से बोमन्स कैप्सूल है, देन आता है आपका पीसीटी। तो जो आपका ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर आपकी पाई जाती है ब्रश वाटर एपिथेलियम, जिसके पास क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। एंड वाई दिस सीलिया, जस्ट टू इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन और द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। तो ये है आपकी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, जिसको, ये तो हो गया इसका फैंसी नेम। अगर इसका असली नाम आपको जानना है तो वो क्या होता है, वो होता है सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट। इस तरह की सेल्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एंड देन यू कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट पीसीटी में पाई जाती है आपकी ब्रश वाटर एपिथेलियम, राइट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ। सिलसिला सवालों का नहीं रुकना चाहिए भाई, सारे सेशन को करके ही हम उठने वाले हैं। अगर हम 1 घंटा अपने नीट एग्जामिनेशन को या 1 घंटा बैठ के हम सवाल भी नहीं लगा सकते ना, तो यार वहाँ पे 3 घंटे में बैठ के हम इतने सवाल कैसे लगा लेंगे, राइट। तो नो ब्रेक, कोई पानी नहीं पीना, बस लेके बैठ जाओ, मतलब आप टेबल से उठना नहीं है, फेविकॉल से चिपक चुके हो तुम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कौन है जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बनाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, लो लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, या फिर आपका मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, या सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus।
तो अगर देखा जाए तो भाई ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, बिकॉज आप जानते हैं कि जो आपका एरिथ्रोपोइटिन है वो किडनी बनाती है, नॉट दिस जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो ये पार्ट है आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, और ये होता है लूप ऑफ हेनले में, तो ये वैसे भी गलत हो गया, राइट। अगर देखा जाए लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसको समझ लेते थोड़ा सा। तो ऑप्शन बी को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, हालांकि ये भी सही आंसर नहीं है ना, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अब सोचो अगर बॉडी के अंदर एडीएच की कमी है, करता क्या एडीएच? एडीएच करता है कि आपके पानी को रीएब्जॉर्ब मार देगा। अब जब वो पानी को रीएब्जॉर्ब कर रहा है और इसी का लेवल कम हो गया, तो मतलब बॉडी में पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब यूरिन में पानी ज़्यादा हो जाएगा, और यूरिन में अगर पानी ज़्यादा होगा तो यूरिन डाइल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन किस बारे में? क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में, तो उल्टा हो गया ना। तो वी कैन से अगर एडीएच की कमी होगी तो इन दैट केस देयर विल बी नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देयर विल बी नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और अगर पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इन दैट केस डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, डाइल्यूटेड यूरिन। तो वी कैन सिंपली से दैट ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो देखो इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया आपके एलिमिनेशन मेथड्स पे। हमने देख लिया कि यार बाकी ऑप्शंस नहीं है, एक ऑप्शन बचता है, भाई हमारा सही होगा, सही आंसर होगा, है ना। और वैसे भी आप जानते हो कि यार मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलाइटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो ताकि आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो सके और उस तरीके से आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है इन द लूप ऑफ हेनले। तो ये कमेंट किसके बारे में है? ये कमेंट है आपके लूप ऑफ हेनले के बारे में, जहाँ पे आप जानते हैं कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, फिर साथ में करेंगे। कह रहा है हेनलेस लूप वर एब्सेंट फ्रॉम द मैमेलियन नेफ्रॉन। अगर लूप ऑफ हेनले को ही निकाल दिया जाए, तो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने पीसीटी को निकाल के देखा, बहुत गड़बड़ हो गई थी, यूरिन नहीं बन पा रहा था, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन बन रहा था। अब अगर आपने लूप ऑफ हेनले को निकाल लिया तो क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, पहले देख लो लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होता है, आ जाएगा आंसर। सो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, टू फॉर्म कॉन्सनट्रेटेड यूरिन। तो अगर आपको पता है कि यार जो आपका लूप ऑफ हेनले है वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाता है और उसी को निकाल लिया, तो आपका यूरिन कैसा होगा? तो एब्सेंस ऑफ दिस विल क्रिएट डाइल्यूटेड यूरिन, सिंपल, फाइन। तो वी कैन से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, योर यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। द सेम आंसर बट द ऑर्गन्स और द पार्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है। और कोइंसिडेंस देखो, दोनों पार्ट्स का फंक्शन सेम होता है, इसलिए आंसर भी सेम है ना, सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। अब देखो दो तीन वर्ड्स आते हैं जो आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं कुछ एक कंपनी में लाइक आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू, तो वहाँ पे मुझसे ये शब्द पूछे गए थे कि डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, पॉलीफेजिया का मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे पास आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला जो आपके पास है वर्ड, दैट इज डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन, फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन। फाइन, तो अगर बार बार यूरिनेशन आ रहा है तो उस केस में उसे आप कहते हो डायूरेसिस। और ये क्यों होगा, तो कारण क्या, या इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, राइट। तो इट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, काफी सारे नए नए ऑप्शन हैं आपके सामने। मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। सोचो अगर एडीएच कम सिक्रीट होगा, देयर इज अ अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, तो क्या वाटर रीएब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा, बिकॉज एडीएच अगर कम है तो फिर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रिनल ट्यूब्यूल्स टू द एल्डोस्टेरॉन। तो वाटर का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरॉन, और अगर वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया आपने तो फिर यूरिन में पानी कम हो जाएगा, और यूरिन में अगर पानी कम है तो फिर बार बार यूरिनेशन जाना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अगर मैं इसका बी ऑप्शन एक्सप्लेन करूं तो मैं कह सकता हूं कि बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरॉन क्या हो रहा है, आपका सोडियम
एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब इसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसके रीएब्जॉर्प्शन की वजह से आप जानते हैं कि जो यूरिन है वो कैसा बन रहा है, यूरिन इज बिकमिंग कॉन्सेंट्रेटेड, और इसके कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जो यूरिनेशन है वो कम हो जाएगा। सो जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा एंड दैट इज हाउ वी कैन से ये आपका डायूरेसिस ट्रीट हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं कि डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। आप जानते हैं रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है अगर आपके ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसको इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा मतलब कि डायूरेसिस को बढ़ाएगा। तो ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज एडीएच ये करेगा, रेनिन जो रेनिन होता है दिस रेनिन बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो ब्लड वॉल्यूम कम हो रखा है ना, ब्लड वॉल्यूम जो कम हो रखा है या फिर जो ब्लड प्रेशर कम हो रखा है ये उसको इंक्रीज कर देगा, है ना, ये इसको नॉर्मलाइज कर देगा। और नॉर्मलाइज का मतलब है कि ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा किसके अंदर, आपके यूरिन के अंदर। फाइन, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बाकी जो एटीएल नेट, ये जो आपका फैक्टर होता है एएनएफ, एएनएफ इज नॉट अ वैसो कॉन्ट्रैक्टर, इंस्टेड इट्स इज अ वैसो डायलेटर। तो ये ऑप्शन भी गलत है, इट्स नॉट वैसो कॉन्ट्रैक्टर, इट इज अ वैसो डायलेटर। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर होगा। A decrease in blood pressure volume will not cause the release of। आप जानते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आपका अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है या जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है ना, या फिर बॉडी का जो फ्लूइड है वो अगर इंक्रीज हो गया तो इन तीनों ही कंडीशन में आप जानते हैं कौन रिलीज होगा, आपका ANF ये रिलीज होगा। और ये जो इंक्रीज ANF है this basically is going to normalize, this will normalize your BP या फिर ब्लड वॉल्यूम, तो इसको नॉर्मलाइज कर देगा। और कौन रिलीज करवाता है इस ANF को, इट इज रिलीज फ्रॉम द राइट एट्रियम वॉल ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम वॉल ऑफ हार्ट। तो आपके हार्ट की जो राइट एट्रियम वॉल है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा एंड दैट इज हाउ वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो होता है ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करवाएगा, मतलब नॉर्मलाइज करवाएगा, एंड दिस इज नॉट वी कैन से विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ ANF। ठीक है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रखा है तो उस टाइम पे ANF रिलीज नहीं होने वाला, बिकॉज ANF सिर्फ तब रिलीज होता है जब आपका BP ज्यादा हो रखा हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शनिंग रेगुलेशन। किडनी के फंक्शंस के हिसाब से कौन सी वाला स्टेटमेंट आपका सही निकलता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बिकॉज ऑप्शंस थोड़े से लंबे हैं और ऐसे ही सवाल नीट में आते भी हैं, बिकॉज ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट हो सके, तो उसी की प्रैक्टिस हमें करनी है यहाँ पे, है ना। तो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है किडनी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग करेक्ट है। व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज विल बी सप्रेस्ड। सोच के देखो, अगर वाटर कंजप्शन ज़्यादा है, वाटर कंजम्पशन अगर ज़्यादा है तो क्या ADH सप्रेस हो जाएगा। सही बात है, आपको पता है ADH जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब ADH को पता है कि यार बॉडी में बहुत सारा पानी है, पानी है ना, तो इट्स लाइक अगर बहुत सारा पानी है तो फिर क्या ज़रूरत है पानी को रीअब्जॉर्ब करवाने की। तो इस टाइम पे आपका जो ADH है वो सप्रेस हो जाएगा और चाहेगा कि यार थोड़ा बहुत पानी बाहर भी निकल जाए, इतना पानी भी नहीं चाहिए बॉडी को, राइट। सोचा था कि यार हाइड्रेटेड रहेंगे, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हाइड्रेशन हो गई है। फाइन, नेक्स्ट कह रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन साथ में और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट कह रहा है एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स द ADH रिलीज। नहीं, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है एन इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन। क्या एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन जब आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तब होती है, ब्लड फ्लो जब कम होता है तब होती है। तो आप जानते हैं कि एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन या रेनिन, इनका प्रोडक्शन सिर्फ उस दौरान होता है जब आपका BP जो है वो कम हो रखा हो, या फिर आपका बॉडी का जो फ्लूइड है
वो आपका कम हो रखा हो, या फिर आपका जो बॉडी वॉल्यूम है या ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो रखा हो। तो इन तीनों ही कंडीशंस के दौरान क्या होता है, आपका रेनिन जो होता है वो रिलीज होता है और उसी से आपका आगे जाके एंजियोटेंसिन बनेगा। तो ये तो गलत हो गया आपका। और लास्ट कह रहा है समर के दौरान व्हेन द बॉडी इज लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन एडीएच इज सप्रेस। भाई बॉडी में से पानी निकल रहा है स्वेटिंग के दौरान, क्या उस टाइम पे भी एडीएच सप्रेस हो जाएगा? नहीं, आपकी बॉडी चाहती है कि यार पानी बाहर ना निकले, पानी आपके बॉडी में कंजर्व हो जाए। और पानी के कंजर्वेशन का काम किसका होता है? एडीएच का। तो ये सप्रेस थोड़ी ना होगा, ये हाइपर एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पे, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो हमने सवाल का आंसर तो देखा ही, लेकिन आंसर के साथ साथ हमने इसके सारे ऑप्शंस को डील भी कर लिया। फाइन, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कौन सिक्रेट करता है, आपको ये सीखना है। तो देखा जाए अगर कायदे से तो रेनिन का प्रोडक्शन, एंजियोटेंसिनोजन का बनना और एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होना, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ तभी काम करता है जब बीपी लो हो जाएगा, राइट। और कौन सिक्रीट करवाता है? तो आपको अगर मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, आपके पास जो सेल्स होते हैं कहाँ पे, एफेरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर। एफेरेंट आर्टेरियोल्स जो होती है ना, इसके अंदर आप जानते हैं क्या होते हैं, यू हैव द सेल्स दैट इज यू कैन से मैक्यूलर डेंसा, और जो आपके पास सेल्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे क्या, रेनिन। तो यहाँ से रेनिन सिक्रीट होगा, और जो रेनिन सिक्रीट होगा ये एक्टिव होगा कब, जब आपका बीपी जो है वो कम है, ये सेंस कर लेगा, है ना। बीपी कम है मतलब बॉडी का फ्लूइड कम है, और अगर बॉडी में फ्लूइड अगर कम है तो वो सेंस हो जाएगा किसके थ्रू, आपके ब्लड के थ्रू, क्योंकि आपके जो एफरेंट आर्टेरियोल्स है उसमें ब्लड आ रहा है। अगर उस ब्लड का प्रेशर ही कम है, इसका मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है, कम मात्रा में है, तो उस टाइम पे आपके रेनिन को रिलीज करवाया जाएगा। और ये जो रेनिन है ना, ये कहाँ जाके काम करेगा, ये रेनिन जाके एक्टिव होगा या ये रेनिन जाके काम करेगा आपके लिवर के ऊपर, और लिवर से बोलेगा कि भैया क्या रिलीज करवा दो, ये बोलेगा एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करवा दो। तो ये वाला जो एंजाइम है या जो प्रोटीन है ये रिलीज किया जाएगा लिवर के थ्रू, और फिर यहाँ से ये एक्टिवेट करेगा किसको, जाके आपके ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिनोजन में, फर्स्ट वाले में एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर वो कन्वर्ट होगा आपके एंजियोटेंसिन सेकंड में, राइट। किसके थ्रू, एस के थ्रू। व्हाट इज एस? आपको पता है कि आपके लंग्स में ये एंजाइम पाया जाता है जो कन्वर्ट करेगा इसको इसके अंदर। फाइन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। फाइन, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आगे चलेगा। फिर ये जो है ये आगे जाके 3 काम करेगा, आपके थ्रस्ट दैट इज हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, है ना, दैट इज योर हंगर सेंटर एंड थर्स्ट सेंटर। इसके अलावा ये आपके एडीएच का प्रोडक्शन कम करवा देगा ताकि वाटर एब्जॉर्प्शन और ना हो सके, राइट। तो ऐसे ऐसे ही काम करेगा बॉडी के अंदर, दैट इज हाउ इट बेसिकली कंट्रोल्स योर बॉडी फंक्शनिंग। बट द मुद्दा क्या था हमारे पास, मुद्दा ये है कि यार जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कौन रिलीज करवाता है, तो ये रिलीज करवाती है लिवर सेल्स। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए। काफी अच्छा सवाल था इसके पहले वाला, हालांकि सवाल इजी था मगर इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था, है ना, जो बच्चे हमेशा इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ एक्सेसिव वाटर पास आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी द सेल्स वुड बी। तो अगर वाटर का एक्सेसिव आउटफ्लो हो जाए, है ना, तो इफ एक्सेसिव वाटर पास आउट फ्रॉम द सेल, तो अगर आपके पास कोई एक सेल है इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी निकाल लिया गया तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं ना उसके अंदर, अगर यहाँ पे वाटर बाहर निकाल लोगे तो आपकी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक मार देगी और डाई, मर जाएगी आगे जाके, राइट। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। श्रिवल मतलब होता है रिंकल्स, उसमें रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। तो ह्यूमन का जो यूरिन है वो एसिडिक क्यों होता है भाई? आपको याद हो तो इससे पहले वाले सेशन में ना हमने ऐसी एक सिमिलर क्वेश्चन पढ़ा था कि आपका जो ब्लड है वो उसमें CO2 होती है मगर स्टिल वो एसिडिक नहीं होता। और यहाँ सवाल क्या है कि आपका ह्यूमन का जो यूरिन है वो एसिडिक क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ द पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी। तो जो आपके सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा है क्या उसकी वजह से एसिडिटी बनती है? नहीं, वो तो बल्कि एक्सचेंज हो रहे हैं ताकि आपका आयोनिक बैलेंस मेंटेन रह सके।
नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। जो आपका फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है आपके यूरिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, उस यूरिनिफेरस टिब्यूल में जो आपका फिल्ट्रेट बन रहा है, उस फिल्ट्रेट में क्या होता है आपको पता है, H+ आयन का सिक्रेशन किया जाता है। और H+ आयन का सिक्रेशन दैट मीन्स H+ ज्यादा होंगे, H+ अगर ज्यादा होंगे तो आपकी एसिडिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स आपका pH लो हो जाएगा। सो दैट इज द मेन रीजन कि आपके H+ को वहां पे सिक्रीट किया जा रहा है, इस वजह से आपका यूरिन जो है वो कैसा हो रहा है, वो आपका एसिडिक होते जा रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट मीन्स पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए यूरिन के अंदर, ये कौन प्रमोट करेगा, रेनिन या ANF, इन दोनों में से आंसर है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रमोट, अच्छा ये पढ़ना भूल गए थे ना, वरना आपका सवाल गलत हो जाता। तो कौन सा प्रमोट नहीं करता, तो आप जानते हैं कि जब आपका BP कम होता है या बॉडी वॉल्यूम कम होता है या आप कह सकते हो कि बॉडी का फ्लूइड कम होता है, उस दौरान कौन एक्टिवेट होता है, रेनिन, राइट। और जब ये सब ज्यादा होगा, जब आपका BP जो है ये इसकी वजह से ज्यादा हो गया, किसी और कारण की वजह से ज्यादा हो गया मान लो, देन इन दैट कंडीशन कौन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे आपका सिक्रीट होगा ANF। अब सोच लो कौन फेवर नहीं करेगा डाइल्यूट यूरिन के बनने के लिए। तो जब आपका ये ज़्यादा बना हुआ है तो इसके ज़्यादा होने की वजह से मतलब आपका जो BP है वो ज़्यादा है, मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यूरिन में पानी भी ज़्यादा होगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। लेकिन जब ये रिलीज होगा तो ये उस यूरिन को डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देगा, उसमें से वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाना स्टार्ट कर देगा। तो ANF जो होता है ना वो ओपोज करता है आपके डाइल्यूट यूरिन को बनने के लिए। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। Saying what will happen if the stretch receptors of the urinary bladder are totally removed. Now this is one of my favorite question, है ना। करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो यूरिनरी ब्लैडर को अगर रिमूव कर दिया तो क्या होगा, मतलब अगर स्ट्रेस रिसेप्टर्स को, स्ट्रेस नहीं मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। काम क्या होता है इनका मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो वी हैव दीज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो अगर हमने इन्हीं को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, आइए उसको जानते हैं एक बार, है ना। सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या होता है, पहली बात तो आपका जो यूरिनेशन है या जो यूरिन बनने का प्रोसेस है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो यूरिन आपकी बॉडी में इस टाइम पे भी बन रहा है जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो क्या होता है कि इसमें यूरिन तो बनता रहेगा, अगर ये नहीं होता यूरिनरी ब्लैडर तो यूरिन स्टोर कहाँ होता, और अगर यूरिन स्टोर ही नहीं होता तो आप मेरे इस लेक्चर को वॉशरूम में जाके देख रहे होते, दिन भर आप अपना समय सिर्फ वॉशरूम में ही बिताते, क्योंकि वहाँ पे यूरिनेशन तो रुक ही नहीं रहा, वो तो लगातार बनते जा रहा है। तो थैंक गॉड हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है जो कि उस यूरिन को होल्ड करके या फिर स्टोर करके रख पाता है। अब इसमें से कब यूरिन बाहर निकलना है कैसे जज होता है, तो ये जज होता है आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू। कैसे होगा सर, तो देखो भाई कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले जैसे आपका ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये आधे से ज़्यादा भर जाएगा यूरिन से, उस टाइम पे ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वी कैन से एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे, जिस टाइम पे आप जानते हैं व्हेन योर यूरिनरी ब्लैडर इज हाफ फिल्ड, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज हाफ फिल्ड, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही एक्टिवेट होंगे क्या करेंगे, ये आपके सिग्नल भेज देंगे आपके CNS को। तो सेंड सिग्नल टू CNS वाया सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व के थ्रू ये सिग्नल भेजेंगे, फिर आपका जो CNS है वो इंडिकेट करेगा, कुछ ऑर्डर बनाएगा और उस ऑर्डर को भेज देगा वापस इसके पास, किसके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। तो वी कैन से नाउ सिग्नल्स आर सेंट, आर रिसीव्ड, और यू कैन से सेंट बाय CNS
वाया मोटर नर्व, या मैं यहाँ पे सेंट ना लिखे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिग्नल्स आर रिसीव बाय यूरिनरी ब्लैडर वाया मोटर नर्व। ओके, तो सिग्नल्स आर रिसीव्ड बाय यूरिनरी ब्लैडर वाया मोटर नर्व। ठीक है, और फिर क्या होगा, जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास सिग्नल्स आएंगे, इसकी मदद से क्या होगा, आपका जो ये यूरिनरी ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इसमें स्पेंचर लगा होता है वो स्पेंचर रिलैक्स हो जाएगा, ताकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो और स्पेंचर खुल जाए ताकि यूरिन बाहर आ जाए। राइट, तो वी कैन से इसमें क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, किसकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और साथ में आप कह सकते हो देयर विल बी ओपनिंग ऑफ वॉलेंट्री स्पेंचर, वॉलेंट्री स्पेंचर। तो वॉलेंट्री स्पेंचर जो है ये ओपन हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, मिक्चुरेशन हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, मिक्चुरेशन हो जाएगा, दैट इज कमिंग आउट ऑफ यूरिन। तो वी कैन से दिस इज द होल प्रोसेस, जैसे ही काम करता है। अब आते हैं सवाल पे। तो अगर इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स को ही हटा दिया, अब मान लो आपको पता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ही नहीं, जब ये है ही नहीं और इसमें यूरिन भरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इस इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से सिग्नल, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ही नहीं, तो यहाँ से सिग्नल सीएनएस के पास नहीं जाएगा, वहाँ सिग्नल नहीं जाएगा, तो वहाँ से सिग्नल वापस आएगा भी नहीं, और सिग्नल ही नहीं आएगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और मिक्चुरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो वी कैन सिंपली से अगर कोई स्ट्रेच रिसेप्टर्स को हटा दोगे तो आपका मिक्चुरेशन भी रुक जाएगा, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जवाब ऑनलाइन के काफ़ी सारे सोर्सेज पे अगर आप सर्च मारोगे तो गलत दिया हुआ है। कोई बोल रहा है कि आपका मिक्चुरेशन हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि नॉर्मली ब्लैडर फिल होता रहेगा। हालांकि वो भी ऑप्शन सही है, मगर इन ऑप्शंस में से अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, अगर आपको एक ही आंसर टिक मारना है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग यू अ पर्सन इज अंडरगोइंग अ प्रोलॉन्ग फास्टिंग, तो उसके यूरिन में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग है मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कंज्यूम कर रहा है, राइट, नो कार्ब्स, और अगर कार्ब्स कंज्यूम नहीं कर रहा है तो फिर बॉडी में क्या होगा, फैट्स का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। और जब फैट का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इन दैट केस कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट होंगी, है ना, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, और जब जब कीटोन बॉडीज बनेंगी और वो एक्सेस में होंगी तो वो यूरिन में ट्रैवल कर जाएंगी। तो आप देख पाते हैं कि आपके यूरिन में क्या होगा, कीटोन बॉडीज का जो नॉर्मल लेवल है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, एंड दैट इज व्हाट हैपन्स इन द कीटो डाइट, द पीपल हु अंडरगो द कीटो डाइट्स। इसमें क्या होता है कि लोग ना खाना खाना छोड़ देते हैं, ओनली दे सर्वाइव ऑन द मीट, है ना, तो वो नॉनवेज पे प्रॉपर्ली शिफ्ट हो जाते हैं और वो प्रॉपर्ली कार्बोहाइड्रेट्स, इवन दूध हो गया, है ना, दही, ये सब भी छोड़ देते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है, उनकी बॉडी में स्टार्वेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स नहीं है, तो जो एक्यूमुलेटेड फैट होता है बॉडी में वो फैट टूटना स्टार्ट होता है और इस तरीके से उनका वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी से। लेकिन अगेन इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू एनीवन, हर किसी की बॉडी कीटो डाइट्स से जूझ नहीं सकती, मतलब लाइक देयर आर मैनी पीपल जो कीटो डाइट को फॉलो नहीं कर सकते एनी हाउ, तो इसके लिए डॉक्टर की प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। एंड डॉक्टर्स पता है वैसे ना कभी सजेस्ट करते ही नहीं है डाइटिंग के लेके। इट्स लाइक कि अगर आप डाइटिंग पे ज़्यादा भरोसा रखते हो ना कि यार मैं तो डाइटिंग करता हूँ, तो इट्स लाइक आप लेजी पर्सन हो। खाने में दिक्कत नहीं है, खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कत है ना। अब एक्सरसाइज से बचने के लिए कुछ लोगों के पास बहाना क्या होता है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, तो डाइटिंग इज नेवर द सॉल्यूशन। डॉक्टर भी कभी सजेस्ट नहीं करता है कि यार आप डाइटिंग करो, इससे बेटर है कि यार आधा एक घंटा घूम के आ जाओ, टहल लो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। फाइन, चलिए आंसर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। तो अगर आप आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनमें से क्या क्या हो सकता है आपको ये बताना है। डू इट बाय योरसेल्फ, क्वेश्चन को अभी भी खुद से ही अटेम्प्ट करना है, आंसर नहीं देखना है, राइट। चलिए देखें आंसर। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात की जाए तो हम जानते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है क्या वो बॉडी में बन रहा होता है, नहीं। अगर एक पर्सन डायलिसिस करवा रहा है तो यार उसकी बॉडी में तो नाइट्रोजनस वेस्ट कम हो जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव पोटेशियम, क्या जो
पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में है, क्या वो रिमूव नहीं हो पाएगा? होगा. दैट इज अ फंक्शन ऑफ डायलिसिस. तो वी कैन से योर पोटेशियम विल बी एलिमिनेटेड. एलिमिनेशन, तो पोटेशियम का एलिमिनेशन होता है जो कि एक्सेस मात्रा में होता है, राइट. तीसरा कह, तो ये गलत हो गया हमारे पास, राइट. नेक्स्ट कह रहा है कि रिडक्शन या रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. दिस इज गुड. आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी अगर मैं आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है, ऑप्शन सी के अंदर हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम आयंस है, कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस, या मैं पोटेशियम कह सकता हूं, या आई थिंक फॉस्फेट ही लिख लेते हैं. इनका क्या होता है, इनका एलिमिनेशन हो जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस. तो डायलिसिस मशीन में क्या होता है, डायलिसिस मशीन में इन दोनों आयंस को निकाल लिया जाता है ब्लड में से. अब आप जानते हैं कि जो ब्लड आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है उसमें वैसे भी कैल्शियम नहीं है ना, उसके अंदर वैसे भी फॉस्फोरस नहीं है. तो इन दैट केस आपके जो इंटेस्टाइन है वहां तक कैल्शियम पहुंच ही नहीं पा रहा, ब्लड के अंदर कैल्शियम है ही नहीं, तो आपकी इंटेस्टाइन भी उस कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करवा पाएगी. तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इट्स करेक्ट कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में से सोडियम कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. लास्ट कह रहा है रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन बिकॉज, क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम पे क्या होगा, जब आपकी किडनी ही नहीं है, तो किडनी नहीं है तो फिर इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो पाएगा बिकॉज इरेथ्रोपोइटिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा, है ना. तो इरेथ्रोपोइटिन जो है ये वाला प्रोटीन ये नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस देयर विल बी नो आरबीसी फॉर्मेशन. तो आरबीसी ठीक से नहीं बन पाएंगी. तो सी और डी ऑप्शन सही है, इसका मतलब वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. फाइन. 28th क्वेश्चन, सेइंग अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म द यूरिन. तो अगर किडनी यूरिन नहीं बना पा रही है, व्हाट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज. आपको याद है ऐसी एक नाम हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के अंदर जहां पे हम बोलते हैं एपनिया. एपनिया मतलब क्या होता है, नो ब्रीथिंग, है ना, नो ब्रीथिंग. ऐसे ही यूरिन वाले केस में हम कहेंगे क्या, इसमें हम कहेंगे एन्यूरिया. एन्यूरिया मीन्स नो यूरिन. तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट. तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 29, सेइंग प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन. अगर आपके यूरिन में सोचो कितना मतलब लाइक कितनी बुरी कंडीशन होगी है कि आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो यूरिन के अंदर ब्लड का आना या फिर यूरिन में आरबीसीज का प्रेजेंट होना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हीमेटूरिया. नाम से आपको समझ में आ रहा है, हीमोग्लोबिन, हीमेटूरिया, राइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. आते हैं आखिरी सवाल पे. सेइंग दैट मैच द फॉलोइंग. आपको इन सबको मैच करना है, तो आइए मैच करते हैं. क्या मुश्किल है, अभी कर लेंगे. ग्लाइकोसूरिया जो है क्या होता है, आपको पता है ग्लाइकोसूरिया मीन्स जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए. सर नॉर्मली कितना होता है ये भी बता दो. देखो भाई, तो अगर बात की जाए तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो होता है ना, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, वो तो आपका होता है 80 से 120 मिलीलीटर, है ना, ml पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. दैट मीन्स 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है. सेकेंड अगर बात करें, या मिलीग्राम लिख लो, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, अगर को मान लो ये जो वैल्यू है अगर ये 120 से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया. उस केस में हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया. इसमें क्या होता है, अगर बॉडी में ब्लड में जो आपका ग्लूकोज है उसकी वैल्यू अगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो गई तो इन दैट केस हाइपरग्लाइसीमिया. और अगर 180 से भी ज़्यादा हो गई तो आप कहोगे ग्लाइकोसूरिया. एंड दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट रिप्रेजेंट्स द डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन. तो इसमें क्या होगा, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में से भी ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू. फाइन. तो वी कैन से ग्लाइकोसूरिया इज व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. तो इसका ये हो जाएगा. तो फर्स्ट का तो फोर्थ हो गया और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी. फाइन. तो बाकी आप देख सकते हैं जो गॉट होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, नहीं दैट इज ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस. और क्रिस्टल्स का बनना, रिनल कैल्कुलाई जिसे आप किडनी स्टोन कहते हो, और गॉट क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. फाइन. So shall we complete all the questions of this particular session? Hopefully you enjoy this.
पहला सेशन था, हमने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लिए, कुछ थोड़े बेसिक से लिए ताकि हमारा बेस भी बनता रहे साथ साथ में, राइट। और चैप्टर को हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको साथ साथ में रिवाइज भी करवाता चलूँ, तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ भी लिए हैं एंड होपफुली आप इन्जॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। विल मेक श्योर कि यार आने वाले सेशंस में भी हम आपके लिए और ज़बरदस्त कंटेंट लेके आएंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी एनी पर्टिकुलर टॉपिक तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर उस टॉपिक का नाम, एंड दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग द प्रॉपर वीडियो ऑफ दैट और द प्रॉपर लेक्चर। था फाइन। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगी, लाइक आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर मी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।